हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी हमारी, और इसी बीच हम लोग आप लोग ही लाए हैं छोटे छोटे वन शॉट में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थर्ड जो एटॉमिक मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल। तो देखो, बोर, ये नील्स बोर नाम है इनका, नील्स बोर। और ये जो एटॉमिक मॉडल था वो 1913 यानी 1913 में इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी जो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, देखिए वो कुछ इस तरह का था। इनके अनुसार सेंटर में परमाणु का नाभिक होता है और ये इस तरह से बाहर वृत्ताकार कक्षाएं होती है। इस तरह से देखिए, जो नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया वो कुछ इस तरह का था। यानी ये जो सेंटर है, इसे तो कहते हैं नाभिक। सेंटर में तो क्या होता है, परमाणु का नाभिक, और इस नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। और ये बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस तरह से इन कक्षाओं को, पहली को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन, इस तरह से बोला जाता है। फर्स्ट के, एल, एम, एन। यानी नील्स बोर के अकॉर्डिंग परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। परमाणु का स्ट्रक्चर इन्होंने ये वाला जो दिया था, ये इन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिया था। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो दिया था परमाणु मॉडल, ये हाइड्रोजन पर प्रयोग करके दिया था। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने परमाणु का कुछ इस तरह का मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार परमाणु के सेंटर में उसका नाभिक होता है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिन्हें के, एल, एम, एन से डिनोट करते हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो इनके अनुसार परमाणु की जो कक्षाएं होती है, कक्षा, कोश, या इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, इस तरह जो कक्षाएं होती है इन्हें के, एल, एम, एन, ओ इस तरह से डिनोट करते हैं। यानी रदरफोर्ड के अनुसार जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है इनकी आपको कैसे शुरू करना है, तो पहली को के, एल, एम, एन इस तरह से डिनोट करते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। यानी पहली बात तो इन्होंने ये बताया कि जो कक्षाएं होती है उन्हें के एलिमेंट कहते हैं, और दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि एक ही कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित रहती है, फिक्स रहती है, निश्चित होती है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, तो जब वो किसी एक कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, उसकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। लेकिन अगर वो एक से दूसरी कक्षा में जाएगा, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते समय ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन
एक कक्षा से यानी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, तब वो क्या करेगा, एनर्जी को या तो ऑब्जर्व करेगा या एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। यानी क्या होगा, अगर वो अपर क्लास से, अपर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा, तो वो बड़ी से छोटी में जा रहा है, तब तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसको ऊर्जा का विकिरण भी कह सकते हैं, विकिरण। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर मतलब बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, तब तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्जा का क्या करेगा, विकिरण करेगा, हाई से लो की तरफ। हायर क्लास लिख लो, हायर क्लास से लो। और अगर इसका उल्टा लोअर क्लास से हायर क्लास में जाएगा, छोटी से बड़ी कक्षा में जाएगा अगर, तो क्या करेगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या करेगा, ऊर्जा का अब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का विकिरण करेगा, यानी उसकी जो ऊर्जा होगी वो उत्सर्जित हो जाएगी। लेकिन अगर वो छोटी से बड़ी लो से हाई क्लास में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का अब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो यहाँ पर ये जो अपन ने पढ़ा है, ये हमारा पूरा जो नील्स बोर का सिद्धांत है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अपन को सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो बोर का परमाणु मॉडल था वो 1913 में नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने जब ये मॉडल दिया तो इन्होंने हाइड्रोजन एटम पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करें, इनके अनुसार परमाणु की संरचना कुछ इस तरह की होती है, सेंटर में परमाणु का नाभिक होता है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को के एलिमेंट से डिनोट करते हैं, पहली को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, एन, ओ, पी, इस तरह से आगे व्यक्त करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, उसकी एनर्जी क्या रहती है, एकदम फिक्स रहती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा। यानी जब वो बड़ी से छोटी वाली कक्षा में जाएगा, बड़े एनर्जी लेवल से लो लेवल एनर्जी लेवल में जाएगा, तब तो वो एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। लेकिन अगर वो छोटी से बड़ी कक्षा में जाएगा तो उसे एनर्जी की नीड होगी, इसीलिए वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। अब देखो ये तो सारी चीजें होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने ये जो कक्षाएं होती है के एलिमेंट, भाई इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के लिए कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n² का। कौन सा फॉर्मूला दिया, 2n² का, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, ऑर्बिट भी कह देते हैं इसको, शेल भी कह देते हैं, ठीक है, यानी कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। यानी हमें ये पता लगाना हो कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, एन की जगह पहली कक्षा हो तो 1 लिख दो, दूसरी कक्षा हो तो 2 लिख दो, तीसरी कक्षा हो तो 3 लिख दो। इस तरह से लिखकर हम इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे और साथ में फिर अपन वैलेंसी निकालना भी सीखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, एटम्स की वैलेंसी क्या होती है, हम यहाँ पर सीखेंगे इसके बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। चलिए अब अपन ये पढ़ेंगे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन भरने का।
2n², जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी हमें जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरने हो उस ऑर्बिट का जो नंबर है 1 2 3 वो n की जगह रख दो, और हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखो जैसे हम बात करें के, देखो आपको याद है के पहली कक्षा होती है, तो के के लिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब अपन को निकालना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आप क्या करेंगे 2n² वाले फॉर्मूले में मान रखो 2n, n की जगह 1, क्योंकि तो के पहली कक्षा होती है तो n में क्या आ जाएगा 1, तो ये अपने लिए 2n यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 2 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली वाली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। चलिए इसी तरह दूसरा हम बात करें, के के बाद बात करें एल, देखो आपको याद ही है एल कौन सी कक्षा होती है, दूसरी कक्षा होती है, सेकेंड ऑर्बिट होता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 2 इंटू एन, एन की जगह आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए अपन ये 2n, देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए आप 2n, n की जगह अपन ने 2 रख दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसमें आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेकंड वाली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। उसके बाद चले अपन देखें नेक्स्ट चले के एल एम, एम देखो आपके थर्ड वाली कक्षा होती है, थर्ड ऑर्बिट होता है एम, तो इसके लिए n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब देखो अपन इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं, 2 इंटू एन की जगह 3 का स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, यानी थर्ड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं 18। इसी तरह अपन और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो फोर्थ वाली कक्षा की बात करें, तो फोर्थ वाली कक्षा एल एम एन एन होगी, तो एन के लिए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये तो कक्षा है एन और ये नंबर ऑफ कक्षा है, तो देखो आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे 2n यानी 4 का स्क्वायर, तो देखो अपन स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 2 जा 32, यानी जो थर्ड फोर्थ वाला ऑर्बिट होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 32। इसी तरह आगे बात करें हम एक और निकाल लेते हैं एम एन ओ में ओ के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ओ के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें निकाले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 5 जा 50 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर हम बात करें तो जो हमारी के एल एम एन ओ इस तरह से कक्षाएं आई, इनमें देखो के में तो आए 2, फिर एल में आए 8, एम में आते 18 18 और एन में आए 32, ओ में आए 50। इसी तरह अपन आगे भी निकाल सकते हैं, अपन ने 4 5 निकाल के देख लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑर्बिट्स में वो 2 8 18 32 50 होते हैं, लेकिन हम रियल में इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं, पहली कक्षा में 2 और बाकी सब में 8 8 8 इस तरह से बढ़ते हैं। पहली में 2 और बाकी में 8 क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि देखो बाहर की जो कक्षाएं होती है पहली के अलावा, जैसे मान लो ये नाभिक है, ये फर्स्ट कक्षा है, इसमें 2, अब बाकी की जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, जगह ही 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसीलिए हम इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तो पहले में 2 भर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी कक्षाओं के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, केवल 2 के अलावा बाकी में 8 8 8। तो हमें यहाँ पर भले ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस आया वो 2 8 18 32 50 का आया हो, लेकिन जो कक्षाएं होती है उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा हमारा, पहली में 2 और बाकी सब में 8 8 8। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक।